पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसका अस्तित्व विश्व से ली गई उधारी पर निर्भर है, जहां एक तरफ आटे की पंक्ति में खड़े लोगों के कुचल जाने की सूचनाएं सामान्य बन चुकी हैं, जहां सरकार आतंकवादियों का चरण चुंबन करती है, वही देश दूसरी तरफ दुनिया से चोरी किए गए परमाणु शस्त्रों का स्वामी है। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। और यह परमाणु शस्त्र किसी भी समय जिहादी शक्तियों के हाथ लग सकते हैं। But Goldberg and Ambedner find many reasons to wonder whether one day a warhead or nuclear material could fall into the wrong hands. Weapon components, they report, are sometimes moved around the country in vans like these with little or no security surrounding them. पाकिस्तान के हालात दुनिया से छुपे हुए नहीं हैं। आर्मी कैंप से लेकर देश की सुप्रीम कोर्ट तक हमले हो रहे हैं। जब देश की आर्मी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान विश्व से चोरी किए गए परमाणु शस्त्रों को सुरक्षित रख सकता है? और यदि नहीं रख सकता है, तो भारत समेत विश्व का क्या होगा? ये प्रश्न चर्चा का विषय होने चाहिए, परंतु सैडली चर्चा में नहीं है। तो वो पूरा तहलका मच गया, पूरा खित्ता हिल गया, हिंदुस्तान हिल गया और बड़े हमने बरमला अनाउंसमेंट की कि हमारे पास ये सलाहियत है कि हम कहीं भी हिंदुस्तान में हिट कर सकते हैं। कैसे बना पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति? भारत से प्रतिस्पर्धा में कैसे पाकिस्तान ने चुराए परमाणु शस्त्र और कैसे जिहादी शक्तियों का हाथ उन शस्त्रों तक है जो विश्व का नाश कर सकते हैं? जानेंगे आज द रेड फाइल्स के इस विनाशक प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। परमाणु शक्ति ये केवल ताकत का परिचय नहीं है, बल्कि सुरक्षा का आश्वासन भी है। आप इस शक्ति का प्रभाव बस इस बात से जान सकते हैं कि इसने द्वितीय विश्व युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल कर रख दी थी और इसे पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए अमेरिका के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया था। परंतु बड़ी शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बड़ा होता है, इसीलिए शक्ति कभी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए थी। परंतु इतिहास में हुई कुछ घटनाओं ने इस शक्ति का वर्तमान खराब कर दिया है और इस शक्ति के प्रयोग से दुनिया का भविष्य और भी ज्यादा विध्वंस झेल सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज ये परमाणु शक्ति उस देश के पास है जो पूरी तरीके से अस्थिर है, जो भुखमरी, कट्टरपंथी सोच, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। हमारा पड़ोसी शत्रु देश पाकिस्तान, जिसने आज तक अंतरिक्ष में एक रॉकेट तक नहीं भेजा है, वो परमाणु शक्ति कैसे बन गया? इसके पीछे का मुख्य कारण है पाकिस्तान का भारत के साथ वैमनस्य का भाव और उस वैमनस्य को निभाने के लिए परमाणु शस्त्रों की चोरी। चलिए पूरी कहानी बताता हूं आपको। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम से आघात करने के बाद दुनिया को यह एहसास था कि जिसके पास ये शक्ति है वही दुनिया के लिए महाशक्ति है। इसीलिए 1949 में सोवियत संघ ने भी सफल परमाणु परीक्षण करके दिखा दिया। इधर भारत में भी दूरगामी सोच रखने वाले होमी जहांगीर भाभा ने परमाणु की शक्ति को पहचानते हुए 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कर डाली थी। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी का स्पष्ट मत था कि परमाणु हथियारों के विस्तार की आवश्यकता नहीं है। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जिसमें भारत पराजित होता है और इसके 2 वर्ष बाद 1964 में चीन अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है और यह भारत की सुरक्षा पर बड़ा प्रहार था। पूरी दुनिया में परमाणु शक्ति के विस्तार को देखते हुए न्यूनतम शांति बनाए रखने के लिए विश्व स्तर पर परमाणु अप्रसार संधि यानी कि NPT वो बनाया जाता है, जिसके तहत अन्य गैर परमाणु देश अब परमाणु हथियार प्राप्त नहीं कर सकते थे और ना ही कोई देश परमाणु हथियार या तकनीक का हस्तांतरण कर सकता था। परंतु भारत ने इस संधि को अस्वीकार कर दिया। 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, जिसमें भारत की सेना के पराक्रम से भारत की विजय होती है। परंतु इससे भारत के लिए 2 फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा होने का भय सामने आ जाता है और इसीलिए भारत को सुरक्षित करने के लिए परमाणु शक्ति हासिल करना नितांत आवश्यक हो जाता है। नेहरू जी के विपरीत उनकी बेटी इंदिरा गांधी परमाणु परीक्षणों के लिए सकारात्मक थी और अपने ही देश में परमाणु ऊर्जा आयोग के कुछ उदासीन सलाहकारों की उपेक्षा करते हुए उन्होंने डॉक्टर रमन्ना को कहा, कृपया आगे बढ़ें, ये देश के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद 18 मई 1974 को बुद्ध पूर्णिमा की सुबह बुद्ध मुस्कुराए। पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र पोखरण में 12-13 किलोटन TNT की क्षमता वाला एक परमाणु विस्फोट किया गया। इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था।
इसके साथ भारत एक परमाणु संपन्न देश बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा देता है। भारत सरकार इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहती है। इसके बाद अत्यंत अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता से भारत का परमाणु प्रोजेक्ट रुक गया था, परंतु एक बार फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 11 से 13 मई 1998 के बीच श्रृंखलाबद्ध 5 परमाणु परीक्षण करते हैं। इस बार भी स्थान पोखरण ही था और इस प्रोजेक्ट को पोखरण 2 का नाम दिया गया था। भारत ने विश्व को दिखा दिया था कि वह किसी भी विषम परिस्थिति में अपनी रक्षा कर सकता है, परंतु पहले कभी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। परंतु इसके विपरीत भारत से ईर्ष्या रखने वाला पाकिस्तान भी भारत के साथ साथ अपनी शत्रुता को ताकत में बदलने के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम कर रहा था। पाकिस्तान ने 1956 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की थी। 1965 में भारत का परमाणु की तरफ रुझान देखते हुए राष्ट्रपति भुट्टो ने कहा था कि यदि भारत बम बनाता है तो हम घास या पत्ते खाएंगे, यहाँ तक कि भूखे भी मर जाएंगे, लेकिन हम अपना खुद का बम बनाएंगे। 1971 में भारत से हारने और 2 टुकड़ों में बंटने के बाद पाकिस्तान के भुट्टो ने 3 वर्ष में परमाणु उपकरण बनाने का निर्देश जारी कर दिया था। पाकिस्तान की परमाणु परीक्षण संस्था यानी PAEC 1974 में इसके लिए अपना टास्क फोर्स का निर्माण तक कर डालती है, परंतु उसी वर्ष भारत में बुद्ध मुस्कुरा देते हैं। परमाणु परीक्षण हो जाता है और इससे बौखलाकर पाकिस्तान परमाणु हथियार के लिए और प्रेरित हो जाता है, लेकिन परमाणु ऊर्जा की कमी के कारण उसकी गति अप्रभावी रहती है। और तभी इस घटना में प्रवेश होता है पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के जनक AQ खान का। 1975 में नीदरलैंड यूरेनको संवर्धन निगम की एक सहायक कंपनी में काम करने वाला AQ खान अपने देश के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को विकसित करने के लिए पाकिस्तान लौट आता है और अपने साथ परमाणु डिजाइन रहस्यों तथा यूरेनियम के आपूर्तिकरण की जानकारी भी वहां से चोरी कर ले आता है। जुल्फिकार भुट्टो को अपनी देशभक्ति से प्रसन्न करने के कारण AQ खान को पाकिस्तान के कहूटा नाम के क्षेत्र में खान रिसर्च सेंटर खोल के दिया जाता है। इसी जगह पर AQ खान सेंट्रीफ्यूज का प्रयोग करते हुए, जो कि एक परमाणु ईंधन होता है, उसको अपने द्वारा चुराए गए ब्लूप्रिंट के माध्यम से बनाने लगता है। इसी के साथ AQ खान परमाणु की एक पूरी यूनिट को एक साथ खरीदने के बजाय छोटी छोटी यूनिट्स को अलग अलग खरीदता है, क्योंकि उस समय सोवियत संघ और भारत के गुप्तचर पाकिस्तान पर अपनी नजर बनाए हुए थे और इस तरह 1984 तक प्रथम पीढ़ी के परमाणु बम बनाने के उपकरण तथा परमाणु ऊर्जा को वह हासिल कर लेता है। भारत के पोखरण 2 के परीक्षण के तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में पाकिस्तान ने भी 28 मई 1998 को 5 और 30 मई को 1 और विस्फोट करते हुए खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया था। लेकिन जो देश आज तक अपने रॉकेट को अर्श से बाहर नहीं कर पाया था, वो देश इतनी बड़ी शक्ति हासिल कैसे कर लेता है? AQ खान आखिर इतना सब कुछ कैसे कर लेता है? क्या है AQ खान द्वारा परमाणु शस्त्रों की चोरी की कहानी? चलिए आगे देखते हैं। 10,000 सूर्यों के समान एक चमकीला धुआं और ज्वाला का एक दीप्तिमान स्तंभ अपनी पूरी चमक के साथ उभरा, जिसके बाद अग्निवृष्टि होती है। इससे इतनी लाशें जल गई कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। मनुष्य के बाल नाखून उखड़ गए और पक्षी सफेद हो गए। मिट्टी के बर्तन बिना स्पर्श के टूट गए। कुछ समय बाद खाद्य सामग्री दूषित हो गई और इस प्रकोप से बचने के लिए सैनिक अपने हथियार सहित नदियों में छलांग लगाने लगे। पुराणों में दिया गया यह विवरण ब्रह्मास्त्र के बारे में है और यह विवरण आज के परमाणु शस्त्रों से मेल खाता है। पाकिस्तान ने चोरी के माध्यम से ऐसे घातक शस्त्र कैसे बना लिए, इसे समझने के लिए हमें AQ खान के जीवन को समझना होगा। A second worry is that we have seen repeatedly that the Pakistani military, Pakistani intelligence services are penetrated. AQ खान का जन्म 1936 में भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में हुआ था। वे एक स्कूल के अध्यापक के 7 बच्चों में से एक थे। उनकी शुरुआती शिक्षा इस्लामिक मानदंडों के अनुसार ही हुई थी, लेकिन रुचि विज्ञान में थी। भारत का बंटवारा जो सबके लिए दर्द लेकर आया था, उसी बंटवारे में खान का परिवार पाकिस्तान चला गया। तब से ही इनके मन और मस्तिष्क में भारत और हिंदुओं के लिए विष संग्रहित होना शुरू हो गया था। और मैंने उनको बताया कि अगर हम यहाँ से बटन दबा दें, वो हमारा मिसाइल से मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन था, वो हमने ये तैयारी की हुई थी कि अगर हम चाहते तो वहीं से मिसाइल फायर कर सकते थे और 5 मिनट में वो दिल्ली को उड़ा देती। 1961 में AQ खान आइजनहावर में शांति के लिए परमाणु दृष्टिकोण पर एक सार्वजनिक प्रदर्शनी देखने गए, जहां इन्हें आभास हुआ कि धातु कर्म यानी मेटलर्जी परमाणु कार्यक्रम की कुंजी है और इसका अध्ययन करने के लिए खान ने कई बार यूरोप के विश्वविद्यालयों में प्रवेश का प्रयत्न किया, परंतु एक अत्यंत चालाक व्यक्ति के 10 मस्तिष्क होते हैं। 1962 में हॉलैंड की यात्रा के दौरान AQ खान एक डाकघर में हैनी से मिलते हैं,
जो एक डच माता पिता वाली दक्षिण अफ्रीका से आई हुई युवा लड़की थी। खान इस लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है और 1963 में उसके ही संपर्क का प्रयोग करके हॉलैंड के डेल्फ्ट टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में उसके साथ प्रवेश हासिल कर लेता है। 1964 में खान और हैनी का निकाह होता है। फिर आता है 1965 और खान का प्रवेश डेल्फ्ट में मेटलर्जी ग्रेजुएशन में हो जाता है, जहां भाग्य का साथ मिलने से उस समय के प्रसिद्ध न्यूक्लियर फिजिसिस्ट प्रोफेसर W.G. बर्जर्स उनके गुरु बन जाते हैं। उन्हीं की सहायता से खान की नौकरी एम्स्टर्डम स्थित FDO नामक डच फर्म में एक अनुवादक के तौर पर हो जाती है। Khan took full advantage of Pakistan's change in status. By the mid-80s, such was his confidence that his network even started to operate in the United States. जब मनुष्य का भाग्य कुछ देने आता है तो सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। FDO UCN को पुर्जे तथा विशेषज्ञ ज्ञान देने वाला था और UCN यूरेनको का साझेदार था, जो एक यूरेनियम संवर्धन संघ है। अनुवादक होने के कारण खान की पहुंच सभी प्रकार की जानकारी तक थी और यहीं से खान के काले कारनामे शुरू होते हैं। 1971 के युद्ध में अपने देश की भारत से हार देखने के बाद और 1974 में भारत द्वारा स्माइलिंग बुद्धा को अंजाम देने के बाद खान पाकिस्तान की सरकार के संपर्क में आकर पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाने की बात कहता है। पाकिस्तानी सरकार को अपनी राष्ट्रभक्ति से प्रभाव में लेते हुए वो पाकिस्तान के लिए कार्य प्रारंभ करता है और जिस कंपनी में वो काम कर रहा था वहां से सेंट्रीफ्यूज बनाने तथा बम ग्रेड यूरेनियम बनाने की तकनीकों का ब्लूप्रिंट चोरी करता है। इस चोरी के बाद डच खुफिया एजेंसियों को खान पर संदेह होता है और इसकी शिकायत 1973 में की भी जाती है, पर वह बात आगे नहीं बढ़ती। फिर 1975 आता है और खान सभी ब्लूप्रिंट तथा 100 से अधिक न्यूक्लियर उपकरण बनाने वाली कंपनियों की जानकारियों को चुरा कर पाकिस्तान भाग जाता है। 1983 में हॉलैंड की अदालत खान को दोषी ठहराते हुए सजा भी देती है, पर आश्चर्यजनक तरीके से उसकी फाइल गायब हो जाती है और इस तरीके से 1980 के दशक में ही AQ खान पाकिस्तान के लिए आवश्यक परमाणु उपकरण तथा सामग्री संग्रह कर लेता है। 28 मई और 30 मई 1998 में पाकिस्तान इसी चोरी की गई जानकारी और उपकरणों की मदद से श्रृंखलाबद्ध 6 परमाणु परीक्षण करता है और परमाणु शक्ति वाला पहला इस्लामिक देश बन जाता है, एक बेलगाम परमाणु शक्ति। 2004 में दुनिया के दबाव में आकर पाकिस्तान AQ खान को न्यूक्लियर रहस्य बेचने का आरोपी मानता है और उसे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है एक भव्य महल में। परंतु कुछ समय बाद ही खान को छोड़ दिया जाता है। 85 वर्ष की उम्र में AQ खान की मृत्यु कोरोना के कारण 2021 में हो गई। परंतु क्या इतना सब कुछ अकेले खान ने ही किया था? इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चोरी को खान ने किसकी सहायता से किया? अमेरिका की इसमें क्या भूमिका थी? वो आगे देखते हैं। पाकिस्तान जैसा देश जहां विज्ञान और कुरान आपस में लड़ते हों, वहां इतनी बड़ी परमाणु खोज होना अपने आप में एक रहस्यमयी घटना है। इन्हीं रहस्यों का पता चलता है प्रोजेक्ट ऑन गवर्नमेंट ओवरसाइट यानी पोगो के कार्यकारी निदेशक डैनियल ब्राउन के 2009 के एक बयान से, जिसमें उन्होंने रिचर्ड बार्लो नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया था। रिचर्ड बार्लो एक ऐसा व्यक्ति था जो CIA में उस समय का एक महानायक था और बहुत सम्मानित विश्लेषक था। इस व्यक्ति की देशभक्ति और अद्भुत विश्लेषण कौशल ने अमेरिका और पाकिस्तान के परमाणु रिश्ते के सभी गहरे रहस्यों को उजागर किया, जिसके कारण इस व्यक्ति के जीवन को अंधेरे में धकेल दिया गया था। रिचर्ड बार्लो की खोज के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम स्वयं अमेरिकी रीगन सरकार के सहयोग से चल रहे थे। इनको अपनी खोज में पता चला था कि अमेरिकी विदेश विभाग को पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रमों की पूरी जानकारी थी, पर उन्होंने इस पर चुप्पी साधी हुई थी और इसके साथ ही अन्य एजेंसीज को भी इसके विरुद्ध कार्य करने से रोक रखा था। बार्लो की खोज में अत्यधिक गंभीर बात यह थी कि न केवल खुफिया रहस्यों को छुपाया गया था, बल्कि अमेरिकी विदेश विभाग पाकिस्तान के वाणिज्यिक दूतावास को विस्फोटक बनाने के लिए आवश्यक हाईटेक उपकरण के निर्यात की मंजूरी भी पीछे के रास्ते से दिलवा रहा था। इस सबसे बार्लो को यह ज्ञात होने लगा था कि ये तो रहस्यों की सिर्फ एक बूंद है, इसके सागर की गहराई तो अभी देखना बाकी है। उसे यह ज्ञात होने लगा था कि रीगन की सरकार के एलीट लोग अमेरिकी परमाणु रहस्यों को पाकिस्तान को बेच रहे हैं। अमेरिकी एजेंसियां पाकिस्तान के गुप्त ठिकानों पर छापा मार के पाकिस्तान के सभी कार्यक्रमों को बंद करने के लिए तैयार थी, परंतु इसके विपरीत अमेरिकी विदेश विभाग ने
पाकिस्तान के इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था। हाथी के दांत खाने के और थे, दिखाने के और। बारलो की देशभक्ति ने उसे इतना प्रेरित कर रखा था कि वह इतने बड़े अधिकारियों और इतने बड़े रहस्यों के खिलाफ अकेले ही लोहा ले रहा था। इस रहस्य को पूर्ण रूप से उजागर करने के लिए बारलो ने अमेरिकी सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ मिलकर एक जाल बिछाया, जिस जाल में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के लिए कटुहा ग्राहक बनकर आए अरशद परवेज और ईमान उल हक नाम के 2 लोगों को पकड़ना था। लेकिन इस जाल में आश्चर्यजनक रूप से ईमान उल हक सही समय पर बच निकलता है और बस परवेज ही पकड़ा जाता है। बारलो का यह प्रयास भी आधा ही सफल हो पाता है, क्योंकि इस बार भी इस पूरे छापे की जानकारी विदेश विभाग द्वारा ईमान उल हक को दे दी गई थी। इस प्रकार बारलो ने अकेले ही अनेकों बार अमेरिकी सरकार की नाक में दम करके रखा हुआ था, जिसका पुरस्कार अमेरिकी सरकार द्वारा सूद समेत दिया गया। उसको दबाव के कारण नौकरी से निकाल दिया गया, उसका तलाक हो गया और अंत में बेसहारा सा जीवन जीते हुए मोंटाना के एक छोटे से ट्रेलर में उसने अपना अंतिम जीवन गुजारा। परंतु इसके विपरीत अमेरिका की सरकार द्वारा पाकिस्तान के पास कोई परमाणु घटक नहीं है, ये जो नाटक है ना, ये चलता रहता है। और उधर पाकिस्तान ने कहूटा में अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरा कर लिया। यह सब कुछ AQ खान की शातिर चोरी और रीगन सरकार द्वारा अमेरिका के साथ धोखे के कारण हुआ था। परंतु प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका ने क्यों इस भस्मासुर को परमाणु हथियार जैसा आशीर्वाद दे दिया। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ना उस समय के वैश्विक परिदृश्य में है। अमेरिका और रूस के बीच चलने वाला शीत युद्ध, जिसमें भारत सरकार का रुख हमेशा से रूस की तरफ ज्यादा था, तो वहीं इसके जवाब में अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी शर्तों पर पाल रखा था। पाकिस्तान ने अपनी जमीन अमेरिका को रूस पर जासूसी के लिए सौंपी हुई थी एक तरीके से, और अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को हमेशा भारत के जवाब के बदले हर प्रकार की संभव सहायता प्रदान की जा रही थी। बस इन सभी चीजों के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति बन गया, लेकिन उसे इतनी बड़ी शक्ति के उत्तरदायित्व का अनुमान तक नहीं है। इसीलिए यह देश पूरे विश्व पर मंडराता परमाणु युद्ध का एक काल रूपी काला बादल जैसा है। परंतु क्या यह सब केवल पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर किया, या फिर इसके पीछे का असली खिलाड़ी कोई और है? पाकिस्तान के इस कार्यक्रम को पूरा करने में चीन का क्या हाथ था? उत्तर कोरिया जैसे देशों को इससे क्या लाभ मिला? आगे देखते हैं। कटीली जड़ें मरुस्थल में दूर दूर तक फैलती हैं। पाकिस्तान के परमाणु अपराध की जड़ें भी बहुत गहरी तथा बहुत दूर तक थी, और इसका फैलाव उन सभी देशों से जाकर जुड़ता है जो आज विश्व में भारी अशांति के द्योतक हैं। परंतु क्या पाकिस्तान ने परमाणु बम चोरी किए गए उपकरणों, रहस्यों और अमेरिका से मिली मदद से ही बना लिया? इसका उत्तर नकारात्मक है, क्योंकि अमेरिकी मदद के बाद भी पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने में सफल नहीं हो रहा था। अतः उसने साथ लिया 2 और देशों का, चीन और उत्तर कोरिया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर भारत और सोवियत संघ का पूरा ध्यान था, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो वो स्वयं पाकिस्तानी सैन्य विमान C-130 में चीन चले जाते हैं, और वहां उन्होंने चीन से व्यक्तिगत रूप से सहायता मांगी, जिससे चीन और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में एक गुप्त परमाणु समझौता हो जाता है। यह समझौता हुआ तो चीन में था, परंतु इसके परिणाम से एक ऐसे देश को परमाणु शक्ति मिलने जा रही थी जिसके धमाके से वैश्विक शांति का लक्ष्य असंभव हो जाए। चीन और पाकिस्तान के समझौते के फलस्वरूप पाकिस्तान को एक DIY किट मिलता है, जिसमें बम बनाने के लिए चरणबद्ध कार्यों की व्याख्या थी, और साथ ही था 2 परमाणु बमों के लिए हथियार ग्रेड यूरेनियम। और इस प्रकार जिस यात्रा का आरंभ चोरी से हुआ था, उसका अंत चीन में हुआ। AQ खान शुरू से एक अच्छे विद्यार्थी तो नहीं थे, परंतु कई भाषाओं के जानकार होने के कारण उन्हें एक अनुवादक की नौकरी मिल गई थी, जिससे उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य को अंजाम दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कोई नई साइंटिफिक अचीवमेंट नहीं की, बल्कि सभी तकनीक और उपकरण या तो चोरी किए या फिर किसी और देश से प्राप्त किए। एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को जब उत्तरी कोरिया से हथियार के लेन देन करते समय भुगतान में समस्या आ रही थी, तो उसने चीन से प्राप्त परमाणु बम के यूरेनियम संवर्धन की तकनीक को उत्तर कोरिया को भुगतान स्वरूप दे दिया था। Mr. Abdul Qadir Khan admitted that he sold nuclear secrets and he was pardoned and nobody intervened. And I am somebody who has proclaimed her innocent, and I'm still innocent and never been convicted of any crime.
but the national ordinance has nothing to do with me. जानकारों के अनुसार आज पाकिस्तान के पास जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो उत्तर कोरिया या चीन की हैं, हरे रंग के पेंट के साथ और किसी आक्रांता के नाम के साथ। पाकिस्तान जैसे एक अस्थिर आतंकियों को शरण देने वाले और कट्टरपंथी देश के पास परमाणु जैसी विनाशक महाशक्ति होने से पूरे विश्व को क्यों भयभीत होना चाहिए, वो आगे देखते हैं। मिट्टी के एक ढेले की जांच करने से आप उससे बनने वाले पात्रों की मजबूती का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान की परमाणु शक्ति प्राप्त करने की कहानी आपको यह आभास दिलाती है कि जब एक चोर के हाथों इतनी बड़ी शक्ति का रहस्य लगेगा तो वो इसका सौदा अवश्य करेगा, और ऐसा हुआ भी। AQ खान ने अपने द्वारा चोरी किए गए परमाणु रहस्य लीबिया, ईरान और उत्तरी कोरिया को भी बेचे। यही देश आज अपने अपने क्षेत्रों में अशांति के मुख्य कारण है। आज जो ईरान अपना खुफिया परमाणु कार्यक्रम कर रहा है ना, इसकी नींव भी AQ खान ने ही रखी थी, जो मध्य पूर्वी देशों के लिए कितना बड़ा खतरा है ये सोच के देखिए। उत्तरी कोरिया जैसे तानाशाह देश के पास आज परमाणु हथियार होने के कारण विश्व में कभी भी परमाणु युद्ध हो जाने का खतरा बना रहता है। पाकिस्तान में भी घोषित आतंकी चुनाव लड़ते हैं जिससे वह सरकार में शामिल होकर इस शक्ति को अपने अधीन कर सकते हैं। कैम्ब्रिज टेररिज्म सेंटर की रिपोर्ट पूरी रिसर्च के पश्चात क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान के भीतर पल रहे आतंकी पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रों तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका ने ऑफिशियली कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स आतंकवादियों के हाथ लग सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानी तालिबान के समक्ष विवश नजर आती है। पाकिस्तान डिफॉल्ट कभी भी कर सकता है। देश की सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण कर दिया जाता है कट्टरपंथियों की भीड़ के द्वारा, जस्ट बिकॉज कोर्ट ने यह कह दिया था कि अहमदिया समुदाय को भी धार्मिक स्वतंत्रता है। पाकिस्तान के आर्मी बेस पर पॉलिटिकल समर्थकों की भीड़ अटैक कर रही है। वो पाकिस्तानी आर्मी जो एक्चुअल में पाकिस्तान को चलाती है, वो कट्टरपंथियों का दंश झेल रही है और कुछ नहीं कर पा रही। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु शस्त्र किसी आतंकी संगठन के हाथ लगना कौन सी बड़ी बात है। ये केवल एक दिन का खेल है, वो दिन जब पाकिस्तान का कोई आतंकी संगठन पाकिस्तान की सत्ता को अपने हाथ में ले ले। और यह क्षण ना संकट का होगा, क्योंकि परमाणु शस्त्र चाहे चोरी किए गए हों, विनाश पूरा करते हैं। आपके विचार क्या है इस विषय पर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे कार्य को सपोर्ट करें पेट्रियन और UPI के माध्यम से। साथ ही रेड फाइल्स का ये दूसरा एपिसोड जो इस समय आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखें, जो आपको बताएगा लॉरेंस बिश्नोई का सच। अगले सप्ताह पुनः मिलते हैं रेड फाइल्स के एक और विनाशक प्रकरण।